To my channel. Now we are going to discuss about histochemical and immunotechnics. तो हिस्टोकेमिकल मतलब टिश्यू में हम केमिकल का यूज़ करके कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंटीबॉडीज़ को और बहुत सारी डिजीज़ को। ठीक है, इम्यूनोटेक्निक्स जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। तो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे हम एंटीबॉडीज़ का एंटीजेंस का पता लगा सकते हैं या फिर बहुत सारे वायरल डिजीज़ का पता लगा सकते हैं, तो वो सब हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हम पहले कौन सी टेक्निक स्टडी करने वाले हैं, एंटीबॉडी जनरेशन से रिलेटेड। अब हमारी जो साइंस है उसने दो टेक्निक्स यहाँ पर डेवलप की है। एक है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी जनरेशन, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जनरेशन। हम ज़्यादा किसको स्टडी करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जनरेशन को। ठीक है, तो इनके बारे में हम समझेंगे कि ये कैसे होता है, कैसे जनरेट की जाती है एंटीबॉडीज़। तो स्टार्ट करते हैं हम एंटीबॉडी जनरेशन से। पहले समझते हैं कि होता क्या है एक्चुअली में, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। देखो, अब एंटीबॉडीज़ तो वही प्रोड्यूस करेगा जिसमें कोई इन्फेक्शन होगा, ठीक है, और वो इम्यूनाइज हो जाएगा। जब उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तभी वो एंटीबॉडीज रिलीज करेगा। चाहे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एनिमल्स पे ट्रायल्स करते हैं। तो जब हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करते हैं तो हम मोस्टली रैबिट और गोट का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको एक एंटीजन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, इंजेक्ट करते हैं रैबिट के अंदर, गोट के अंदर, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे। जिसके बाद हर एक रैबिट और हर एक गोट अलग तरह से रिएक्ट करेगी। हर किसी की बॉडी किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट अलग तरह से रिएक्ट करती है। तो बहुत सारा मिक्सचर आ जाएगा एंटीबॉडीज़ का, जो मल्टीपल एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है। एपिटोप्स जो किसके ऊपर प्रेजेंट है, एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये होता है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज करके एक सिंगल टाइप की एंटीबॉडीज़ को बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पे बी सेल्स क्या होती है, बी लिम्फोसाइट्स, ये प्लाज्मा सेल्स सिक्रेट करती हैं जो एंटीबॉडीज़ को बनाती हैं, एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करने का काम करती हैं। तो ये बी सेल्स को ही क्या करेंगे, बहुत सारा प्रोडक्शन करेंगे और बी सेल्स यहाँ पे फ्यूज़ करवाई जाएंगी माइलोमा सेल्स के साथ, ताकि एक ही तरह की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करें और वो एक एपिटोप्स के साथ ही फाइट कर पाए, एक स्पेसिफिक एपिटोप्स के साथ। वो स्पेसिफिक एपिटोप कहाँ पे होगा, हमारे एंटीजन की सरफेस पे अटैच होगा। ठीक है, First of all, we are going to study about monoclonal antibodies, MABs। AB क्या है, एंटीबॉडीज, M क्या है, मोनोक्लोनल। ये स्पेसिफिक होती है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट होती हैं और सिंगल बी सेल का क्लोन करके, मतलब बहुत सारी बी सेल्स प्रोड्यूस करके, उनकी क्लोनिंग करके हम इन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। रिसर्च में भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी डिजीज़ को डायग्नोस्ट करने के लिए, और थेरेप्यूटिक्स में मतलब ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर जनरेटिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अब हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है, जिसके थ्रू हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को जनरेट करते हैं, इट वॉज डेवलप्ड बाय जॉर्ज कॉलर एंड सेजर मिल्स्टीन इन 1975। तो जॉर्ज कॉलर ने एंड सेसर माइलस्टीन ने 1975 में हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को क्या किया था, सबसे पहले डेवलप किया था या डिस्कवर किया था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता क्या है। तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इसमें। सबसे पहले स्टेप होता है एंटीजन सिलेक्शन या इम्यूनाइजेशन का। पहले हम एंटीजन सिलेक्ट करेंगे कि किस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट हम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाले हैं। फिर बी सेल्स एंड माइलोमा सेल्स को फ्यूज़ करवाएंगे। देन हमारा स्टेप्स आएगा सिलेक्शन का, क्योंकि दोनों फ्यूज़ होकर एक हाइब्रिड सेल प्रोड्यूस करेगी, तो हम हाइब्रिडोमास को सिलेक्ट करेंगे, HAT सिलेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, स्क्रीनिंग करेंगे एंटीबॉडीज़ की, कि हमारी एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस हुई हैं वो किस एंटीजन के अगेंस्ट काम कर भी रही हैं या नहीं कर रही। फिर क्लोनिंग करेंगे उनकी, अगर वो काम कर रही हैं तो, और उनका अमाउंट जो है वो हम क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। फिर प्योरीफाई करेंगे उनको, और ताकि हम उनको फर्दर क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। तो लेट्स लर्न कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता क्या है। देखो, एंटीजन सिलेक्शन किया जाता है, तो एक सूटेबल एंटीजन जो क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता हो, जिसका साइज इतना बड़ा हो कि वो किसी एनिमल की बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करके उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा सके। एक सूटेबल एंटीजन यहाँ पे लेंगे जो प्योरीफाई किया जाता है, और वो क्या होता है, प्रोटीन होता है या फिर पेप्टाइड होता है। ठीक है, पेप्टाइड क्या है, बहुत सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बोर्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, और प्रोटीन वो होता है
जिसमें बहुत सारी हमारी पेप्टाइड यूनिट जुड़ी हुई है। तो जो एंटीजन है वो या तो पेप्टाइड होता है या फिर वो प्रोटीन होता है, उसको हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब इस एंटीजन को हमने माउस के अंदर इंजेक्ट किया, या फिर हम जो भी अपना होस्ट ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसमें हमने क्या कर दिया, इसको इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, एंटीजन हमने इंजेक्ट कर दिया है माउस के अंदर। अब क्या होगा, हम मल्टीपल टाइम्स ऐसा करेंगे ताकि हमारा जो माउस है उसका इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाए, उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। आफ्टर सेवरल वीक्स द स्प्लीन इज हार्वेस्टेड, क्योंकि स्प्लीन के अंदर क्या होता है, पैथोजन के साथ या एंटीजन के साथ जो होती हैं लिम्फोसाइट्स वो फाइट करती हैं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स फाइट करती है मतलब अपना इम्यून रिस्पॉन्स कहाँ पे दिखाती हैं, वो स्प्लीन के अंदर दिखाती हैं। तो उनको हार्वेस्ट किया गया। ठीक है, एज इट कंटेन्स बी सेल्स, इसके अंदर बी लिम्फोसाइट्स थी जो क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। तो स्प्लीन के अंदर बी सेल्स थी, बी सेल्स हमें मिल गई। अब बी सेल एंड माइलोमा सेल का फ्यूजन हमें करवाना है। तो स्प्लीन की सेल जो कि बी सेल्स है उसको हम निकाल लेंगे, स्प्लीन से आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, दीज बी सेल्स आर फ्यूज्ड विद माइलोमा सेल्स। माइलोमा सेल्स क्या होती है, कैंसरस सेल्स होती है जो कैंसर कोजिंग सेल्स होती है। ठीक है, माइलोमा सेल्स के साथ हम क्या करेंगे, इसको फ्यूज करवाएंगे। क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि माइलोमा सेल्स जो होती हैं उनकी कैपेबिलिटी होती है अपना ब्लड वस्कुलर सिस्टम जनरेट करने की। दे आर डिवाइड इन अनलिमिटेड नंबर, बहुत लार्ज अमाउंट में वो डिवाइड करती हैं, प्रोलिफरेट करती हैं। तो माइलोमा सेल्स के साथ हम उनको फ्यूज करवा के क्या बना देते हैं, हाइब्रिड सेल्स बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे उनको फ्यूज करवाते हैं, यहाँ पे हमें पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का यूज करते हैं हाइब्रिड सेल्स क्रिएट करने। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी माइंड में आया होगा, क्या क्वेश्चन आया होगा माइंड में कि भाई हम इथाइलिन ग्लाइकोल का जो यूज़ करें उसका क्या यूज़ है। तो देखो जो PEG है ये लिपिड बाइलेयर को डिस्टर्ब कर देता है। अब लिपिड बाइलेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमें सबको पता है कि ये प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। बाहर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और फिर हमारे क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। ठीक है, फिर हमारे क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। तो लिपिड बाइलेयर को ये डिस्टर्ब कर देगी, तोड़ देगी क्या, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, साइटोप्लाज्म एक्सपोज हो जाएगा। साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, दोनों सेल्स का एक्सपोज हो जाएगा, माइलोमा सेल्स का भी एंड बी सेल्स का भी। ठीक है, तो क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा सेल्स के बीच में। फ्यूजन होने के बाद क्या हो जाएंगी, वो हाइब्रिड सेल्स बन जाएंगी, हाइब्रिडोमा सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जो माइलोमा सेल्स है उसका न्यूक्लियाई प्लस जो बी सेल्स थी उसका न्यूक्लियाई, दोनों का न्यूक्लियाई क्या हो गया, यहाँ पे फ्यूज हो गया, दोनों का न्यूक्लियाई फ्यूज हो गया, जिसने क्या फॉर्म कर दी है, हाइब्रिडोमा सेल्स फॉर्म कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि जो माइलोमा सेल्स हैं आर चूजन बिकॉज दे कैन डिवाइड इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली क्यों डिवाइड करिए, क्योंकि दे आर कैंसरस सेल्स। कैंसरस सेल्स में अनलिमिटेड मियोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, अनलिमिटेड डिवीजन होता है इसके अंदर, इसीलिए इनको सिलेक्ट किया गया है ताकि ये अपनी खुद की क्या प्रोड्यूस कर सकें, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकें। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं कि फ्यूजन हुआ है यहाँ पे हाइब्रिडोमास का, किसकी प्रेजेंस पे, PEG की प्रेजेंस में, मतलब पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब है सिलेक्शन का स्टेप। ठीक है, वी हैव टू सिलेक्ट द हाइब्रिडोमास, HAT सिलेक्शन हम यहाँ पे करेंगे। जो फ्यूज सेल्स हैं, फ्यूज सेल्स कौन सी सेल्स हैं, हाइब्रिडोमा सेल्स जो हैं, हाइब्रिडोमा सेल्स हैं, उनको हाइपोजेंथाइन अमाइनो टेरिन थाइमिडीन मीडियम में ग्रो किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे ग्रो किया जाता है, उनको यहाँ पे किसमें, HAT में ग्रो किया जाता है। ठीक है, HAT क्या है, HAT इज हाइपोजेंथाइन अमीनो टेरिन थाइमिडीन मीडियम। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, वो हाइब्रिडोमा सेल्स को सरवाइव करने में हेल्प करता है। देखो जो यहाँ पे HAT होता है वो क्या करता है, हाइपोजेंथाइन अमीनो टेरिन थाइमिडीन जो हमारे पास है, HAT जो है वो सिलेक्शन करवाता है किसका, हाइब्रिडोमा सेल्स का। ठीक है, कैसे करवाता है सिलेक्शन, उसको समझते हैं पहले। ठीक है, ये कैसे करवाता है सिलेक्शन, लेट मी टेक अनदर स्लाइड। हमने बात की कि सिलेक्शन हम करते हैं HAT का यूज करके। ठीक है, हाइपोजेंथाइन अमाइनो टेरिन थाइमिडीन, इसका यूज करते हैं हम।
थायमिडीन का यूज़ करते हैं हम हाइब्रिडोमा सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसको समझने के लिए कि भाई सिलेक्शन कैसे होता है, हमें HAT की कंपोजिशन को समझना पड़ेगा। पहली कंपोजिशन क्या है कि इसके अंदर हाइपोजेंथीन है, ठीक है, हाइपोजेंथीन है, जो क्या करता है, जो DNA सिंथेसिस के लिए एक अनदर पाथवे प्रोवाइड करता है। कौन सा पाथवे? सेल्वेज पाथवे। सेल्वेज पाथवे प्रोवाइड करता है ये DNA सिंथेसिस के लिए, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या है? अमीनोटेरिन है, अमीनोटेरिन ए। ये क्या करता है? डी नोवो DNA सिंथेसिस के पाथवे को ये इनहिबिट करता है, या बोले कि ब्लॉक करता है, ठीक है। क्या इनहिबिट करके? बाय इनहिबिटिंग डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज मतलब DHFR को ये इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से डी नोवो DNA सिंथेसिस जो है वो क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है। फिर आता है थायमिडीन। इसमें तीसरा क्या है? तीसरा कंपाउंड या क्या है इसमें? थायमिडीन है, जो साल्वेज पाथवे के थ्रू DNA की सिंथेसिस को प्रमोट करता है। क्या करवाता है? DNA सिंथेसिस को प्रमोट करवाता है, ठीक है, ये करता है। अब पर्पस क्या है HAT मीडियम का हाइब्रिडोमा फॉर्मेशन में? देखो, जब भी सेल फ्यूज होती है और हाइब्रिडोमा सेल्स बनती हैं तो 3 तरह की सेल्स बनती हैं। क्या बनती है? 3 टाइप्स की सेल्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है। लेट मी टेक अनदर कलर। 3 टाइप्स की सेल्स फॉर्म होती है। एक होती है अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स। ये क्या होती हैं? ये HGPRT सेल्स होती है, मतलब हाइपोजेंथाइन ग्वानिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज नेगेटिव सेल्स होती हैं। क्या बोलते हैं इसको? H से क्या है हमारा? हाइपोजेंथीन, G से ग्वानिन, ठीक है, P से फोस्फोराइबो, ठीक है, राइबो, R से राइबो, T से ट्रांसफेरेज, ठीक है, ट्रांसफेरेज नेगेटिव सेल्स, ठीक है, नेगेटिव सेल्स हैं, इसलिए क्या नहीं कर पाती? दी सेल्स जो अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स है, अनफ्यूज्ड जो कैंसरस सेल्स हैं, वो कैसी सेल्स होती हैं? हाइपोजेंथाइन ग्वानिन फोस्फोराइबो ट्रांसफेरेज नेगेटिव सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से ये HAT में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। क्यों? क्योंकि जो अमीनोटेरिन है वो उनका प्यूरिन सिंथेसिस का जो पाथवे है वो ब्लॉक कर देगा। वाई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा था HAT के अंदर एक कंपाउंड प्रेजेंट था अमीनोटेरिन, ठीक है, अमीनोटेरिन। इट विल ब्लॉक डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स, ठीक है, मतलब ये नेचुरली नहीं फॉर्म होने देगा, सेल्वेज पाथवे के थ्रू फॉर्म होने देगा। तो ये डी नोवो सिंथेसिस जो है प्यूरिन की, वो क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। अब कुछ होंगी अनफ्यूज्ड बी लिम्फोसाइट्स। कुछ बी लिम्फोसाइट्स भी तो ऐसी होंगी ना जो फ्यूज नहीं होंगी माइलोमा सेल्स के साथ, ठीक है। ये क्या होंगी? HGPRT पॉजिटिव। H क्या था? हाइपोजेंथाइन, G क्या था? ग्वानिन, P क्या था? फोस्फो, R क्या था? राइबो, T क्या था? ट्रांसफेरेज। तो ये पॉजिटिव सेल्स है, HGPRT पॉजिटिव सेल्स। तो ये क्या करेंगी? प्यूरिन की सिंथेसिस तो कर लेंगी, बट ये क्या होगा? शॉर्ट लाइफ स्पेन होगा इनका लाइफ स्पेन क्या होगा? शॉर्ट होगा, क्योंकि एक लाइफ स्पेन होता है ना बी लिम्फोसाइट्स का, दे डाई अर्ली, 4-5 दिन के बाद दे हैव टू डाई, ठीक है। तो उनका लाइफ स्पेन क्या होता है? छोटा होता है। बट जो हाइब्रिडोमा सेल्स होती हैं वो एपोप्टोसिस नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि उनके अंदर कैंसरस सेल्स है, माइलोमा सेल्स हैं, तो ये क्या नहीं दिखाती? एपोप्टोसिस की प्रोसेस से गुजरती नहीं है। तो ये क्या होती है? HPRT पॉजिटिव होती हैं, मतलब H से क्या है? हाइपोजेंथाइन, G से ग्वानिन, P से R से राइबो और T से ट्रांसफेरेट। तो ये HGPRT पॉजिटिव सेल्स होती हैं, ठीक है। तो इनकी इमोर्टल कैपेबिलिटी तो माइलोमा सेल्स की होती है, इनके अंदर माइलोमा सेल्स भी होती है, माइलोमा सेल का न्यूक्लियस भी होता है, तो वो इसको क्या प्रोवाइड करता है? इमोरलिटी, क्योंकि वो क्या नहीं शो करता?
एपोप्टोसिस नहीं शो करता, और जो बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। तो ये सर्वाइव कर जाएंगी और प्रोलिफरेट करेंगी HAT मीडियम के अंदर, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो HAT मीडियम है वो सिलेक्टिवली अलो करता है हाइब्रिडोमा सेल्स को सर्वाइव करने में, क्योंकि जो अनफ्यूज्ड बी सेल्स है वो नेचुरली डाई कर जाएंगी, क्योंकि वो HGPRT पॉजिटिव तो हैं बट उनका लाइफ स्पैन क्या है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, ठीक है। अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल डाई कर जाएंगी क्योंकि वो HGPRT नेगेटिव सेल्स होती हैं, ठीक है। ओनली हाइब्रिडोमा सेल सर्वाइव बिकॉज दे इनहेरिट HGPRT एंजाइम फ्रॉम बी सेल्स एंड इमोर्टिलिटी फ्रॉम माइलोमा सेल्स। अब क्या होगी, स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। क्या होगा, स्क्रीनिंग होगी एंटीबॉडी प्रोडक्शन की, या ELISA के थ्रू की जा सकती है, या रिया के थ्रू किया जा सकता है, रेडियो अमीनो एसे के थ्रू, फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू भी ये किया जा सकता है, फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू भी किया जा सकता है, और इसको IFA के थ्रू भी किया जा सकता है, इम्यूनोफ्लोरोसेंट ऐसे डेवलप करके, और वेस्टर्न ब्लोटिंग के थ्रू भी हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ELISA के थ्रू हम कैसे क्या करेंगे, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगे, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है उसका सिलेक्शन करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। स्क्रीनिंग कैसे करेंगे ये देखते हैं। हाइब्रिडोमास आर स्क्रीन्ड यूजिंग ELISA क्या होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे, ये डिटेक्ट करती है कि कौन सा क्लोन है जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है एक टारगेट एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। और जो बेस्ट क्लोन होते हैं उसको सिलेक्ट किया जाता है और फर्दर ग्रो किया जाता है ताकि लार्ज अमाउंट में क्या हो, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए जाए। अब देखते हैं कि ELISA में कैसे स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहले एक पैलेट बनती है, एक प्लेट बनाई जाती है। अब ये मान लो फॉर एग्जाम्पल प्लेट है, अब इस पे ये जो मैं निशान लगा रही हूँ इसका मतलब है कि ये कोट कर दी, ठीक है। इसको कोट कर दिया गया है किसके साथ, एंटीजन्स के साथ। कोई भी हमारा टारगेट एंटीजन था जिसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे थे, उस टारगेट एंटीजन के थ्रू हमने क्या कर दिया है, कोट कर दिया है इस पैलेट को, ठीक है। इस पैलेट को क्या कर दिया, कोट कर दिया है, ठीक है, कोट कर दिया है। अब क्या करेंगे, सुपरनेटेंट लेंगे हाइब्रिडोमा कल्चर से सुपरनेटेंट लेंगे। अगर हाइब्रिडोमा सिक्रेट कर रही हैं इन एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज कौन सिक्रेट करेंगी, हाइब्रिडोमा सेल्स, तो वो इन एंटीजन्स के साथ क्या कर जाएंगी, बाइंड कर जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगी, एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंडिंग, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग हो जाएगी अगर वो क्या प्रोड्यूस कर रही होंगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही होंगी। अब हम क्या लेंगे, एक एंजाइम लेंगे। अब हमने क्या लिया, एक एंजाइम लिया, ऐसा एंजाइम जो किससे लिंक हो सके, एंटीबॉडी से लिंक हो सके। अब एंटीबॉडी से जो एंजाइम लिंक हो सकता होगा वो हमने ऐड कर दिया ताकि ये एंजाइम क्या प्रोड्यूस करे, कलर प्रोड्यूस करे। अब जब ये बाइंड होगा एंटीबॉडी से और एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड होगी तो ये एंजाइम एक कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जैसे ही बाइंडिंग होगी तो ये कलर प्रोड्यूस करेगा या कलर में चेंज होगा। तो जो कलर की इंटेंसिटी है वो मेज़र करके हम ये पता लगा सकते हैं कि एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। प्रेजेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। इससे हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्लोनिंग का स्टेप, ठीक है। क्या आता है, क्लोनिंग का स्टेप आता है। क्लोनिंग में क्या करेंगे, हाइब्रिडोमा सेल्स को क्या करा जाता है, क्लोन किया जाता है लिमिटिंग डाइल्यूशन करके ताकि हर एक कल्चर में सिंगल हाइब्रिडोमा सेल की लाइन हो और सिंगल टाइप की ही क्या प्रोड्यूस हो, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो, ठीक है। दीज बेस्ट क्लोन्स आर एक्सपेंडेड इन लार्ज कल्चर इन विट्रो के अंदर हम क्या करते हैं, इसको लार्ज कल्चर में प्रोड्यूस करते हैं, मतलब लेबोरेटरी के अंदर, और इंजेक्ट करते हैं माइस के अंदर ताकि माइस में एस्थेटिक फ्लूइड के रिच होता है जिसकी वजह से मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज है वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो माइस क्या करेगा, बहुत सारी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा। अब बहुत सारी एंटीबॉडीज माइस के अंदर बन गई, ठीक है। माइस के अंदर जब बनती हैं तो क्या होता है, उनका प्योरीफाई करना पड़ेगा उनको। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्योरीफाइड यूजिंग किसका यूज करके यहाँ पे प्योरीफाई की जाती है, प्रोटीन एजी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। देखो यहाँ पे प्रोटीन ए क्या होता है, देखो प्रोटीन ए जो होता है
वो बाइंड करता है हमारा इम्यूनोग्लोबिन G1 को और इम्यूनोग्लोबिन G2 को। और जो प्रोटीन G होता है वो बाइंड करता है इम्यूनोग्लोबिन G3 को और इम्यूनोग्लोबिन G4 को। ठीक है, तो जो कॉलम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है उसमें हम कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं? कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं जिसमें प्रोटीन ए बाइंड होता है और प्रोटीन बी बाइंड होता है, प्रोटीन ए और प्रोटीन बी। अगर हमारा जो माउस से हमने मतलब निकाला था हाइब्रिडोमा सेल्स का जो मटेरियल, उसमें अगर इम्यूनोग्लोबिन G1 है तो वो ए से बाइंड कर जाएगा, G2 है तो भी ए से बाइंड कर जाएगा, IgG3 है और IgG4 है तो वो प्रोटीन बी से बाइंड कर जाएगा, सॉरी प्रोटीन जी से बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उनका हम क्या कर सकते हैं? सिलेक्शन कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के थ्रू भी हम प्योरीफाई कर सकते हैं आयनिक कंपोजिशन के अकॉर्डिंग बाइंड करके हमारी एंटीबॉडीज़ को। तो जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको फिर हम करेक्टराइज करते हैं उनकी स्पेसिफिसिटी के थ्रू कि उनकी एफिनिटी कितनी है एंटीबॉडीज से बाइंड करने की, बाय यूजिंग वेस्टर्न ब्लॉट, अलाइजा और फ्लो साइटोमेट्री। ठीक है, वाई वी प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़? क्योंकि मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के लिए ये यूज़ की जाती है, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यूज़ की जाती है। कोविड-19 में रैपिड टेस्ट ट्यूब्स बनाई थी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ करके, अलाइजा किट्स बनाई जाती हैं, और भाई कैंसर की ट्रीटमेंट में भी यूज़ की जाती हैं बहुत सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे रिटुक्सीमैब है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए भी हम बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन करके, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग परफॉर्म करने के लिए और फ्लो साइटोमेट्री का यूज़ करने के लिए भी हम क्या करते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं कि भाई इनको समझने के लिए, एक्चुअली समझाने के लिए, या जैसे हम मेडिकल साइंस में जब स्टूडेंट्स को टीच करते हैं उस टाइम पे वी कैन यूज़ दीज एंटीबॉडीज़ टू टीच स्टूडेंट हाउ टू रन वेस्टर्न ब्लॉट, हाउ टू रन फ्लो साइटोमेट्री। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर द प्रोडक्ट ऑफ? किसका प्रोडक्ट होती हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज? ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट बी लिम्फोसाइट्स? नो। सिंगल स्टिमुलेटेड बी लिम्फोसाइट? यस, सिंगल स्टिमुलेटेड बी लिम्फोसाइट होती है जिसको हम माइलोमा सेल के साथ फ्यूज करवा के हाइब्रिडोमा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, टी सेल्स नहीं होंगी, ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स देती हैं, हमें तो एंटीबॉडी चाहिए जो बी सेल्स देंगी। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स को डायरेक्टली नहीं किया जा सकता बोन मैरो से, बी लिम्फोसाइट को करेंगे, क्योंकि प्लाज्मा सेल्स तो सिर्फ एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। अगर मैं बी सेल्स को कल्चर कर रही हूँ तो बी सेल्स से मैं बहुत सारी प्लाज्मा सेल्स बना सकती हूँ। ठीक है, इसलिए इट विल बी बेनिफिशियल अगर मैं बी लिम्फोसाइट को ही क्या करूँ? स्टिमुलेट करूँ। नेक्स्ट है, इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बी सेल्स आर फ्यूज्ड विद माइलोमा सेल्स बिकॉज? क्यों फ्यूज़ की जाती हैं? क्योंकि जो माइलोमा सेल्स होती है वो क्या करती है? माइलोमा सेल्स तो इमोटिलिटी शो करती है, बहुत लार्ज नंबर में डिवाइड कर सकती है क्योंकि कैंसरस सेल्स है, और बी सेल्स क्या करती हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे हमारा माइलोमा सेल्स प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज? नो, ये ऑप्शन क्या होगा हमारा? इनकरेक्ट होगा, क्योंकि एंटीबॉडीज तो क्यों प्रोड्यूस करती हैं? बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स। सेकंड है, माइलोमा सेल्स इंश्योर अनलिमिटेड रेप्लिकेशन? अनलिमिटेड रेप्लिकेशन यस, बहुत लार्ज अमाउंट में वो रेप्लिकेट करती है। रेप्लिकेट मतलब डीएनए का सिंथेसिस करती हैं, जेनेटिक मटेरियल सिंथेसाइज करती है। जेनेटिक मटेरियल एस फेज में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, एस फेज कब आती है? माइटोटिक या मियोटिक डिवीजन के टाइम पे। ठीक है, तो डिवीजन इनमें क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। माइलोमा सेल्स लेक एंटीजन स्पेसिफिसिटी? यस, इनके अंदर एंटीजन स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए इनको सिलेक्ट किया जाता है। तो बी और सी सेल्स दोनों ही करेक्ट होगा, सॉरी बी और सी ऑप्शन करेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिलेक्शन प्रोसेस फॉर हाइब्रिडोमा सेल HAT मीडियम इज यूज्ड बिकॉज? HAT मीडियम क्यों यूज किया जाता है? इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बी सेल्स? नो, देखो जो बी सेल्स होती हैं वो एंजाइम पॉजिटिव तो होती हैं, ठीक है, बट इनका लाइफ स्पेन क्या होता है? लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है, तो ये थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएंगी? डेड हो जाएंगी। तो हम HAT सिलेक्शन इनके लिए तो होता नहीं है। इट अलाउज ओनली हाइब्रिडोमास टू सर्वाइव? यस, क्योंकि उसके अंदर बी सेल्स भी का न्यूक्लियस भी होता है और माइलोमा सेल्स का भी न्यूक्लियस होता है। माइलोमा सेल्स को किल कर देगी क्योंकि उसके अंदर HPGA वाला जो एंजाइम है वो क्या होगा? हमारा नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है,
In sandwich ELISA using monoclonal antibodies, why should two antibodies target different epitopes? दो सैंडविच एलाइजा की बात करें जिसमें दो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डिफरेंट एपिटोप्स को टारगेट करेंगे, ऐसा क्यों किया जाता है? ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि स्पेसिफिसिटी इंप्रूव की जा सके, कम्पिटिटिव बाइंडिंग को प्रिवेंट किया जा सके और डिटेक्शन जो है एंटीबॉडीज़ का वो एफिशिएंटली किया जा सके। तो ऑल ऑफ द अब ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है इन हाइब्रिडोमा प्रोडक्शन वाई आर माइलोमा सेल्स आर प्री ट्रीटेड विद 8 एजाक्वानिन। ठीक है, ये मैंने इंक्लूड नहीं किया थ्योरी में। ठीक है, 8 एजाक्वानिन से क्यों ट्रीट किया जाता है? क्योंकि जो 8 एजाक्वानिन है वो लेक करता है क्या, HGPRT एंजाइम उसके अंदर नहीं पाया जाता। और जो ए ग्वानिन ट्रीटेड सेल्स होती हैं वो HAT मीडियम में मर जाती हैं। ठीक है, वो मर जाती हैं। ठीक है, अनलेस माइलोमा सेल्स आर फ्यूज्ड विद बी सेल्स, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो क्या कि टू प्रिवेंट अनवांटेड ग्रोथ ऑफ माइलोमा सेल्स इन HAT मीडियम, इसलिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी जनरेशन। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी जनरेशन का मतलब है हम एनिमल्स को इम्यूनाइज करेंगे, जिसमें रैबिट आ गया, गोट आ गया, विद एन एंटीजन। वहाँ पे क्या कर रहे थे हम, सर बी सेल्स को निकाल रहे थे और उसी से हम उसी को स्टिमुलेट कर रहे थे और उसको स्टिमुलेट करवा के फिर हम क्या कर रहे थे, क्लोन बना रहे थे बी सेल्स का और उसके बाद हम प्रोडक्शन करवा रहे थे एंटीबॉडी का। पर यहाँ पे हम एनिमल्स को इम्यूनाइज कर रहे हैं, जैसे रैबिट गोट को एक एंटीजन के साथ फिर बहुत सारे अलग अलग एंटीबॉडीज का मिक्सचर लेते हैं टू दैट रिकॉग्नाइज मल्टीपल एपिटोप्स या मल्टीपल एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करती हैं जो। तो इसको कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है? सबसे पहले हम एंटीजन को प्रिपेयर करेंगे। जो टारगेट एंटीजन प्रोटीन है या पेप्टाइड है या पूरी सेल का एक्सट्रैक्ट हमें लेना है, जो भी लेना है उसको हम पे क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। होल सेल एक्सट्रैक्ट लेंगे तो सेल से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर एंटीजन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एंटीजन यहाँ पे कंजुगेटेड भी हो सकता है किसी कैरियर प्रोटीन के साथ, ताकि हम उसको इम्यूनोजेनेसिटी उसकी बढ़ा सकें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंटीजन होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट कम होता है और वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाते हमारे होस्ट एनिमल के अंदर, इसलिए उनके साथ हम कैरियर प्रोटीन को बाइंड करते हैं और उनको कंजुगेटेड एंटीजन की फॉर्म देते हैं ताकि जो इम्यूनोजेनेसिटी है वो हाई हो जाए। मतलब जिस होस्ट एनिमल के अंदर उसको इंजेक्ट किया जा रहा है वहाँ पे वो प्रॉपरली इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर पाए। ठीक है, अब एनिमल इम्यूनाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने रैबिट लिया, गोट ली, शिप ली या माइस लिया, उसमें हम एंटीजन को जो हमने क्या किया था एंड कंजुगेटेड जो एंटीजन था उसको कहाँ पे इंजेक्ट कर दिया, इन एनिमल्स के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब बूस्टर डोज देते हैं हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद, ताकि उनका इम्यून सिस्टम क्या हो, एक्टिवेट रहे और बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो। अब जो ये हमारे एनिमल्स थे, रैबिट थी, गोट थी, शिप थी, माइस थी, उनको हम सेवरल वीक इस इम्यूनाइज्ड स्टेट में रख के हम उनके सीरम को कलेक्ट करते हैं। सीरम क्या होता है, जब प्लाज्मा में से, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में से जब हम फिब्रिनोजन या ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स को अलग कर देते हैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स को जब अलग कर देते हैं तो सीरम बचता है। उस सीरम को कलेक्ट करते हैं, उस सीरम के अंदर सिर्फ क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। क्या होते हैं, IG इम्यूनोग्लोबिन्स फॉर्मिंग ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं जो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो सीरम है इसके अंदर हिट्रोजीनस मिक्सचर एंटीबॉडीज का, अलग अलग एपिटोप पे काम करने वाली अलग अलग एंटीबॉडीज का मिक्सचर है, दैट्स वाई इट इज हेट्रोजेनस इन नेचर। अब इसको प्योरीफाई किया जाएगा। अब वही हम लगाएंगे A और G एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। A में हमने क्या देखा था कि वो IG जो A है थी हमारी, उसमें हमने क्या देखा, ए वाला जो था हमारा ए प्रोटीन जो था वो IgG1 और IgG2 से बाइंड कर रहा था, और G वाला जो था वो IG3 और IG4 से बाइंड कर रहा था। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इम्यूनोग्लोबिन G एंटीबॉडीज़ को सेपरेट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करेंगे, जिसकी वजह से जो अनवांटेड प्रोटीन्स है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन करके हम एंटीबॉडीज़ को कंसनट्रेटेड फॉर्म में क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं सीरम से। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी एंटीबॉडीज़ का प्योरीफिकेशन कर लेते हैं व्हेन वी प्रोड्यूस पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। अब देखो, हमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना होता है अपनी एंटीबॉडीज़ का, कि कौन सी एंटीबॉडी है हमारे पास, A है या G है या M है,
ठीक है, या ई है, कौन सी एंटीबॉडीज़ है, वो हम सारी एंटीबॉडीज़ का पता इन टेक्निक से नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे जो ये प्रोटीन है ये आई ए और आई ई को तो बाइंड ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हमें स्पेसिफिसिटी या स्ट्रक्चर नहीं दे रहे हैं एंटीबॉडीज़ का, ठीक है, कि कौन सी एंटीबॉडी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको एंजाइम से डाइजेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एंटीबॉडीज़ प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन जीनियस स्ट्रक्चर होती है या पेप्टाइड स्ट्रक्चर होती हैं। तो उनको अगर हम एंजाइम से डाइजेस्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उनका स्ट्रक्चर क्या है और वो कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं। तो यहाँ पे एंजाइम हम यूज़ करते हैं पेपेन और पेप्सिन। पेपेन और पेप्सिन दोनों ही किसके ऊपर एक्ट करते हैं, प्रोटीन के ऊपर, प्रोटीन के डाइजेशन या प्रोटीन के ब्रेकडाउन में यूज़ होते हैं। तो ये डाइजेस्ट क्या करते हैं, 2 फैब फ्रेगमेंट को, प्लस जो एक कांस्टेंट फ्रेगमेंट होता है उसको, ये फर्स्ट कांस्टेंट फ्रेगमेंट को कट करती है, और 2 जो एंटीबॉडी फ्रेगमेंट है उसको ये कट करती है। ये FAB जो एंटीबॉडी 2 फ्रेगमेंट है उसको कट करेगी, और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट को सेपरेट कर देगी। ठीक है, और एंटीबॉडीज बाइंडिंग साइट को सेपरेट करके जो एंटीबॉडी है उसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा जब हम उसको क्या करेंगे, सुपरनेटेंट की फॉर्म में उसको एक्सक्रीट करेंगे सेंट्रीफ्यूज करवा के, तो उसका प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो यहाँ पे पेपेन एंजाइम ने क्या कर ली है, सेपरेट कर दी है एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, FAB2 फ्रेगमेंट को डाइजेस्ट करता है, जिसकी वजह से एंटीजन बाइंडिंग एबिलिटी बनी रहती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बनी रहती है, एंटीजन बाइंडिंग एबिलिटी बनी रहती है। देखो हमें पता ही है कि जो हमारा फैब रीजन होता है, वो फैब रीजन क्या होता है, फैब रीजन होता है हमारा वेरिएबल रीजन जो क्या करता है, एंटीजन बाइंडिंग होता है, एंटीजन बाइंडिंग होता है, ये एंटीजन बाइंडिंग रीजन होता है फैब रीजन। ठीक है, हाइपर वेरिएबल लूप होते हैं इसमें, और एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। तो ये क्या कर सकता है, एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है, क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। अब इसने बोला कि ये डाइजेस्ट कर लेता है फैब रीजन को, ठीक है, इसको सेपरेट कर देगा, इसको सेपरेट कर देगा तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट नहीं बन पाएगा, किसका, हमारी एंटीबॉडी का, जब भी हम उसको सेंट्रीफ्यूज टेक्निक से सुपरनेटेंट की फॉर्म में क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सुपरनेटेंट होता है जब सेंट्रीफ्यूज करके पैलेट के नीचे जो बैठ जाता है ना, वो होता है सुपरनेटेंट। तो उसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे वो तो सुपरनेटेंट होता है, और ऊपर जो तैरता है उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म में नहीं आएगी एंटीबॉडी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो हम फैब फ्रेगमेंट है, जो एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन फ्रेगमेंट है, जो वेरिएबल रीजन है, वो उसको हमने सेपरेट कर दिया है पेपेन का एंजाइम का यूज करके। अब जो FC रीजन होता है वो क्या होता है, ये क्रिस्टलाइजेबल रीजन होता है, इसको कांस्टेंट रीजन बोलते हैं एंटीबॉडी का। ये हमें बताता है कि कौन सी एंटीबॉडी की क्लास है, कौन सी एंटीबॉडी क्लास है एंटीबॉडी की, मतलब IgG प्रेजेंट है, या IgA प्रेजेंट है, या IgM प्रेजेंट है, या IgE प्रेजेंट है, या IgD प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो FC रीजन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि इम्यून सेल्स के ऊपर जो हमारा एंटीजन है उससे जाके ये बाइंड हो जाए, मतलब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में यूज़ होता है, ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में यूज़ होता है इम्यून सिस्टम के टाइम पे इम्यून सेल्स के साथ, FC रीजन। तो यहाँ पे पेप्सिन क्या करता है, FA2 फ्रेगमेंट को तोड़ देता है, जिसकी वजह से एंटीजन बाइंडिंग एबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे पेपेन डाइजेशन जो है वो प्रेसिपिटेट कैन नॉट प्रेसिपिटेट एंटीजन, और जो पेप्सिन डाइजेशन है वो स्टिल फंक्शनल फॉर एंटीजन बाइंडिंग। पेप्सिन का यूज करेंगे तो एंटीजन बाइंडिंग की एबिलिटी बनी रहेगी, पेपेन का करेंगे तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। ठीक है, सिर्फ एंटीबॉडीज वाला रीजन, कांस्टेंट वाला रीजन बचा रहेगा, जिसकी वजह से हम स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं अलग अलग, हम उनको एंटीजन दे के कि भाई ये वायरस से बाइंड हो रही है तो कौन सी एंटीबॉडी है, ठीक है, ये बैक्टीरिया से बाइंड हो रही है, इस चीज़ से बाइंड हो रही है तो कौन सी एंटीबॉडी है, इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। अब आता है एक स्क्रैच प्लॉट एनालिसिस फॉर एंटीबॉडी बाइंडिंग। स्क्रैच प्लॉट इज यूज टू एनालाइज एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग एफिनिटी, कि कितनी एफिनिटी है उनकी बाइंड करने की। तो जो
स्कैट कार्ड, जो स्कैट कार्ड प्लॉट होता है, स्कैट कार्ड जो प्लॉट होता है वो यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए कि हमारी एंटीबॉडी एंटीजन से कितना बाइंड कर रही है, और ये डिटरमाइन करता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको केडी बोलते हैं। और डिसोसिएशन कांस्टेंट को डिटरमाइन करके ये हमें बता देता है कि कितनी नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट अवेलेबल है हमारी एंटीबॉडी के अंदर, और उसकी कितनी एफिनिटी है हमारे एंटीजन से बाइंड करने के लिए। ठीक है, तो दो तरह की एंटीबॉडी हमने यहाँ पे पढ़ी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाते हैं या फिर हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में लीनियर स्कैट कार्ड प्लॉट आता है, सिंगल एफिनिटी होती है। ठीक है, जैसे ये जो डॉटेड लाइन है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए सिंगल लीनियर प्लॉट आया है। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी में थोड़ा कर्व हो जाता है। ठीक है, थोड़ा कर्व हो जाता है, कर्व बन जाता है, प्लॉट बन जाता है। हेट्रोजीनस एफिनिटी होती है क्योंकि इसकी ये अलग अलग एंटीजन से, डिफरेंट एंटीजन से बाइंड करने की जो है कैपेबिलिटी रखती है, इसलिए ये थोड़ा कर्व्ड आता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, स्कैट कार्ड क्या होता है और कैसे हमें पता चलता है। स्कैट कार्ड इक्वेशन से समझो कि आर एफ इक्वल टू एन के माइनस आर के डिवाइड बाई फ्रैक्शन ऑफ आर एंड एफ इक्वल टू एन के माइनस आर के एफ आर इक्वल टू एन के माइनस आर के, जहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, रेशियो, जितने हमारे लाइगेंड मतलब कि एंटीजन टोटल कितनी बाइंडिंग साइट पे एंटीबॉडी के बाइंड हुए हैं वो बताता है हमें आर, एफ बताता है हमें फ्री लाइगेंड की कंसंट्रेशन, एन बताता है नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट पर एंटीबॉडी, के बताता है एफिनिटी कांस्टेंट जो हमारा के डी का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो एफिनिटी कांस्टेंट इज रिवर्स ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, इनवर्स। तो एफिनिटी कांस्टेंट बढ़ेगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ेगा तो एफिनिटी कांस्टेंट कम होगा। तो जितनी ज़्यादा एफिनिटी होगी हमारी एंटीबॉडी और एंटीजन की बाइंड करने की, उतना ही हमारा कम क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के डी से हम प्लॉट क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। यहाँ पे बाउंड एंटीजन आर की वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है, और यहाँ पे बाउंड और फ्री एंटीजन आर बाई एफ की वैल्यू रखी जाती है कि कितने फ्री हैं। तो जितने बाउंड और फ्री हैं वो किससे निकालते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट से निकालते हैं। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है तो मतलब फ्री है एंटीजन, अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है तो हमारे एंटीजन बाउंड फॉर्म में है एंटीबॉडी के साथ, तो उसको हम बाउंड एंटीजन के साथ ड्रॉ करके या ग्राफ पे वैल्यू लगा के हम प्लॉट जनरेट करते हैं। तो जब प्लॉट जनरेट करते हैं तो हमें दो तरह के प्लॉट मिलते हैं, एक लीनियर प्लॉट मिलता है लीनियर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए, एक कर्व्ड मिलता है जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी के लिए है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन स्कैट कार्ड प्लॉट जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को इंडिकेट करता है, कर्व्ड किसको इंडिकेट करता है, मल्टीपल बाइंडिंग साइट फॉर किसके लिए, एंटीजन के लिए। मतलब एंटीजन बहुत सारी बाइंडिंग साइट से बाइंड कर सकता है, बहुत सारी बाइंडिंग साइट से बाइंड कर सकता है, इसका मतलब क्या है, बहुत सारी एंटीबॉडीज वहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो स्लोप है स्कैट कार्ड प्लॉट का वो नेगेटिव एफिनिटी शो करता है, नेगेटिव एफिनिटी कांस्टेंट माइनस के शो करता है, और हाई एफिनिटी एंटीबॉडी शो करता है जब स्टीपर स्लोप होता है। ठीक है, माइनस के किसके लिए शो करेगा, वो हमारी पॉलीक्लोनल के लिए, और हाई एफिनिटी शो करेगा जब वो किसका होगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का होगा। ठीक है, इट इज द डिफरेंस। अब देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में लीनियर प्लॉट आता है। ठीक है, हैव यूनिफॉर्म एफिनिटी फॉर सिंगल एपिटोप, क्योंकि हर जो एपिटोप क्या है, एंटीजन की सरफेस पे जो प्रोटीन है वो बाइंड कर सकता है सिंगल एंटीबॉडी से, क्योंकि उसी के लिए स्पेसिफिक हमने एंटीबॉडी यहाँ पे दी है। तो क्या होगी, यूनिफॉर्म बाइंडिंग होगी, प्लॉट स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, क्योंकि बाइंडिंग साइट जो है एंटीबॉडी की उसकी सेम एफिनिटी है, सेम उस स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। तो स्लोप क्या होगा, माइनस के, मैंने पीछे बोल दिया था माइनस के हमारे पॉलीक्लोनल के लिए। तो माइनस के किसके लिए होगा, हमारा नेगेटिव किसके लिए होगा, हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए होगा। ठीक है, तो माइनस के नेगेटिव एफिनिटी कांस्टेंट किसके लिए होगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए होगा। तो एक्स इंटरसेप्ट गिव्स द टोटल बाइंडिंग साइट एन। अगर हम यहाँ पे इसका और इसका इंटरसेप्टिंग पॉइंट निकाल दें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पे मिल रहे हैं, तो वो हमें एन की वैल्यू दे देता है। क्या दे देता है, एन की वैल्यू दे देता है। और एन क्या है, नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट पर एंटीबॉडी, कि कितनी एंटीबॉडीज की साइट बाइंड हो रही है एंटीजन के साथ। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी की बात करें तो कर्व्ड प्लॉट आता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एपिटोप हैं।
ठीक है, विद डिफरेंट एफिनिटीज, अलग अलग एफिनिटी है उनकी बाइंड करने की एंटीजन के साथ। द प्लॉट इज कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग हेट्रोजेनस एफिनिटी की बहुत सारी एंटीबॉडीज हैं और एंटीजन के साथ अलग, एंटीजन के पास कैपेबिलिटी है कि वो अलग अलग एंटीबॉडी से जाके बाइंड कर सकता है, इसलिए हेट्रोजेनस एफिनिटी है। स्टिपर पार्ट रिप्रेजेंट हाई एफिनिटी बॉडी, शेलो पार्ट रिप्रेजेंट लो एफिनिटी बॉडी, कि भाई जहाँ पे ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड करेंगी वहाँ पे स्टिप आ जाएगा, जहाँ पे थोड़ा इस तरह से कर्व्ड आएगा उसका मतलब क्या है कि एंटीजन एंटीबॉडीज का बाइंडिंग वहाँ पे थोड़ी लूज है। ठीक है, अब एप्लीकेशन है क्या है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी की, वेस्टर्न ब्लॉटिंग में का यूज़ कर सकते हैं हम डिटेक्ट करने के लिए प्रोटीन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सैंपल में, और इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के लिए जब हम टिश्यूज़ को स्टेन करते हैं, एलाइजा में यूज़ कर सकते हैं अपनी एंटीजन को क्वांटिफाई करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए, पैथोजन डिटेक्शन में कर सकते हैं जब बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है उस टाइम पे हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस देखते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज आर रेज्ड अगेंस्ट बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन इन रैबिट। ठीक है, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई गई किसके अगेंस्ट, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन के अगेंस्ट रैबिट में। सब्सिक्वेंटली आईजीजी इन द एंटी सीरम, तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी जहाँ पे रेज की गई वो क्या हो गया, एंटी सीरम हो गया ना, रैबिट के बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन के अगेंस्ट वो क्या है, एंटी सीरम हो गया। ठीक है, आईजीजी इन द एंटी सीरम इज प्योरीफाइड, अब इस एंटी सीरम में से आईजीजी को क्या किया गया, प्योरीफाई किया गया एंड डाइजेस्ट किया गया विद आइदर पेप्सिन और पेपेन। ठीक है, पेप्सिन के साथ या पेपेन के साथ, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगी, करेक्ट होगी। पहला है पेप्सिन डाइजेस्ट एंटीबॉडी कैन नॉट प्रेसिपिटेट द एंटीजन। देखो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था कि जो पेपेन है वो डाइजेस्ट करेगा तो प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म होगा, पेप्सिन करेगी तो क्या होगा, फंक्शनल रहेगा एंटीजन तो प्रेसिपिटेट बन सकता है। तो पेपेन के केस में क्या नहीं बनेगा, प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। यहाँ पे इसने क्या बोला है, पेप्सिन डाइजेस्टेड एंटीबॉडी कैन नॉट प्रेसिपिटेट द एंटीजन, तो ये गलत हो गया। पेपेन डाइजेस्टेड एंटीबॉडी कैन नॉट प्रेसिपिटेट द एंटीजन, ये ठीक है क्योंकि वो अलग कर देती है उसको, तो स्टेटमेंट सेकंड विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये स्केट कार्ड प्लॉट के ऊपर है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, टू बैचेस ऑफ एंटीबॉडीज Q and R वर जनरेटेड फॉर एन एंटीजन एंड देयर एफिनिटीज वर एसेड यूजिंग प्योर एंटीजन। प्योर एंटीजन का यूज करके उनकी एफिनिटी का पता लगाया गया। ये स्केट कार्ड प्लॉट ऑब्टेन हुए हैं एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग्स ऐसे से। पहला है क्या, एनालिसिस से हमें क्या पता चला कि एंटीबॉडी Q जो है, Q is possibly monoclonal, ठीक है, while R is polyclonal है, ये हमें पता चला है ऐसे से। ठीक है, ऐसे से हमें ये पता चला। ठीक है, सेकंड है the curved nature of sket card plot for R indicates that it cross react with the blocking reagent। ये क्रॉस रिएक्ट करती है ब्लॉकिंग रिएजेंट। कर्व्ड नेचर ऑफ स्केट कार्ड प्लॉट फॉर आर के लिए ठीक है कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी में कर्व्ड आएगा, डेट इट क्रॉस रिएक्ट विद ब्लॉकिंग रिएजेंट, ब्लॉकिंग रिएजेंट के साथ तो क्रॉस रिएक्ट नहीं करेगी, तो ये गलत हो गया। थर्ड है द एवरेज एफिनिटी ऑफ आर इज मोर देन द एफिनिटी ऑफ क्यू। अगर ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आर की एफिनिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू क्यू की एफिनिटी से। ठीक है, क्योंकि सुपरफिशियल एफिनिटी होगी। सुपरफिशियल का मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक एंटीजन से ये बाइंड करेगी, बट बहुत सारे एंटीजन से बाइंड करने की कैपेबिलिटी आर की होती है, तो सी स्टेटमेंट करेक्ट होती है। फिर नेक्स्ट है एंटीबॉडी क्यू इज पॉसिबली इम्यूनोग्लोबिन ए एंड आर इज इम्यूनोग्लोबिन जी। ठीक है, हो सकता है ये भी पॉसिबल। ठीक है, द वैलेंसी ऑफ एंटीबॉडीज कैन नॉट बी इंटर्ड फ्रॉम द स्केट कार्ड प्लॉट। यस, वैलेंसी नहीं हम पता कर सकते, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो ए, सी एंड डी विल बी द राइट आंसर। देखो एंटीबॉडी क्यू क्या है, मोनोक्लोनल है, तो हमें क्या पता चला कि वो क्या शो करेगी, लीनियर स्केट कार्ड प्लॉट शो करेगी, क्योंकि वो क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, पर जो आर है वो पॉलीक्लोनल है, तो वो कर्व्ड प्लॉट देगी।
कर्ड प्लॉट देगी, कर्ड प्लॉट देगी तो क्या होगी, हेट्रोजीनस एफिनिटी होगी उसकी, हेट्रोजीनस एफिनिटीज होगी, ठीक है। और जो एवरेज एफिनिटी होती है आर की, जो कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी है, वो हायर होगी क्योंकि उसमें क्या है, मल्टीपल हाई एफिनिटीज एंटीबॉडीज है, हाई एफिनिटी एंटीबॉडीज हैं उसके अंदर। और जो आइसोटोप होता है IgA और IgG, वो हम स्कैट कार्ड प्लॉट से पता नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते, ठीक है। बट इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है हमें, हमारे कौन से ऑप्शन ठीक है यहाँ पे, A और C ठीक है। अब इसमें A और C आ रहा है पर B तो हमारा गलत है। अब इसमें A C नहीं है, इसमें A नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, A C D। D के लिए हमारे पास स्कैट कार्ड जो है वो प्रूवेबल नहीं है, बट हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो इसलिए हम D को भी करेक्ट कर रहे हैं और C ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं कि क्या कंपैरिजन है मोनोक्लोनल वर्सेस पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी में। सोर्स क्या होता है इसका, सिंगल बी सेल से हम निकालते हैं। इसमें बहुत सारी बी सेल्स लेते हैं, गोट की लेगी हमने, अपनी माउस की ले ली, काऊ की ले ली, है ना, बहुत सारी मल्टीपल बी सेल्स लेते हैं। एपिटोप रिकॉग्नाइजेशन, ये सिंगल एपिटोप को रिकॉग्नाइज करती है, मल्टीपल एपिटोप को रिकॉग्नाइज करती हैं। प्रोडक्शन टाइम लॉन्गर टाइम होता है इसका हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का, ये फास्टर होती है क्योंकि इसमें एनिमल इम्यूनाइजेशन हम करते हैं और इसमें हाइब्रिडाइजेशन करते हैं कैंसरस सेल के साथ बी सेल्स की, इसलिए ये लॉन्गर टाइम लेती है। इसकी स्पेसिफिसिटी हाई होती है, इसकी स्पेसिफिसिटी मॉडरेट होती है क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म से हम ले रहे हैं। एफिनिटी वेरिएबल इसका यूनिफॉर्म होता है, इसका मिक्स्ड एफिनिटी होता है। एप्लीकेशन रिसर्च में और थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च में और डायग्नोस्टिक पर्पस से यूज़ कर सकते हैं, थेरेपी में यूज़ नहीं कर सकते।